हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सूरज और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल SKS क्लासेस बांदीकुई में। तो आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम टॉपिक लेकर आ चुके हैं श्वसन टॉपिक लेकर आ चुके हैं। आपको पता ही होगा, आपने इसके बारे में पहले तो डिटेल से थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा नहीं। तो आप इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, लेकिन आज इस टॉपिक को हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में जानने वाले हैं। श्वसन के प्रकार जानेंगे, श्वसन किस प्रकार से होता है, अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, सभी श्वसन के बारे में जानेंगे और श्वसन तंत्र का भी नामांकित चित्र समेत पूरा अध्ययन करेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ इस क्लास में। ठीक है, तो क्लास 10th साइंस का लेसन नंबर 6 का लेक्चर नंबर 6 और लेसन नंबर 6 जिसका नाम है जैव प्रक्रम, उसमें ये टॉपिक चल रहा है। अगर आपने इस पाठ की या इस लेसन की और वीडियोस को मिस कर दी है तो आप जाकर उन्हें देख सकते हो। हमारे चैनल पर आपको NCERT क्लास 10th के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इस प्लेलिस्ट में सब कुछ अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक है श्वसन देखते हैं श्वसन क्या होता है। श्वसन के बारे में पहले हम उसकी परिभाषा देखेंगे, फिर धीरे धीरे उसके बारे में श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। श्वसन में कौन कौन से अंग काम आते हैं, फेफड़े, नासिका द्वार, नासिक वगैरह सब कुछ जानेंगे। डिटेल से बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं श्वसन टॉपिक हमारा, तो समझते हैं श्वसन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि श्वसन होता क्या है, किसे कहते हैं श्वसन। ठीक है, एग्जाम में भी आपको इसी प्रकार करना है, किसी भी टॉपिक के बारे में पूछ रहा है तो उस टॉपिक के पहले उसके बारे में समझाना है, उसकी डेफिनेशन देनी है। ठीक है, तो श्वसन की डेफिनेशन क्या होगी इसके बारे में देखते हैं। तो श्वसन की डेफिनेशन होगी, भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, इस ऊर्जा प्राप्त करने की विधि को ही श्वसन कहते हैं। भोजन कर लेंगे हम, भोजन करने के बाद हमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यकता होगी, श्वसन की आवश्यकता होगी। क्या कोई व्यक्ति भोजन करने के बाद उसको पचाने के लिए या उससे भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होगी। व्यक्ति भोजन के बिना कुछ समय तक रह सकता है, लेकिन श्वसन के बिना कुछ समय तक भी नहीं रह सकता है। इसलिए श्वसन एक मोस्टली जैव प्रक्रम है। ठीक है, ये बहुत ही आवश्यक है, मनुष्य सजीव प्राणी के लिए श्वसन करना बहुत ही आवश्यक है। 10-15 मिनट से ज़्यादा कोई भी श्वसन को रोक नहीं सकता है नॉर्मली। ठीक है, तो श्वसन की डेफिनेशन देख लिया आपने, एक बार फिर से देख लेते हैं। श्वसन, भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है, इस ऊर्जा को प्राप्त करने की विधि को ही श्वसन कहते हैं। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं, श्वसन। तो श्वसन की प्रक्रिया निम्न चरण में संपन्न होती है। देखेंगे श्वसन की प्रक्रिया है वो किन किन चरणों में संपन्न होती है। तो निम्न 3 चरण है आपके सामने, इन चरणों को डेफिनेशन के साथ विस्तार से पढ़ते हैं। तो पहला देखते हैं। ठीक है, वायवीय श्वसन में कोशिकाओं में ऑक्सीकरण का अंतर्ग्रहण। जो वायवीय श्वसन करते हैं या वायु के द्वारा जो वायु का श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन का श्वसन करते हैं, जैसे कि मनुष्य है, जो प्राणी है, वो वायवीय श्वसन का है क्योंकि ये श्वसन के रूप में ऑक्सीजन का काम लेता है, वायु को श्वसन के रूप में काम में लेता है, तो ये वायवीय श्वसन है। ठीक है, तो वायवीय श्वसन में कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण। तो वायवीय श्वसन है, इसमें जो कोशिकाएं हैं, हमारे अंदर जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण। तो ये कोशिकाओं में ऑक्सीजन अंदर जाएगी तभी ये जीवित रहती है। कोशिकाओं में जैसे कि पूरे शरीर को होती है ऑक्सीजन की आवश्यकता, उस तरह पूरा शरीर है, उसमें हम श्वसन करते हैं तो श्वसन अंदर जाने के बाद सभी कोशिकाओं में वितरित होता है। ठीक है, इस प्रकार कोशिकाएं भी कार्य करती है और कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए हम ऑक्सीजन का श्वसन करते हैं। ठीक है, तो अगला है हमारा चरण, जो देखते हैं कि श्वसन के समय ली गई ऑक्सीजन की सहायता से भोजन का ऑक्सीकरण व साथ में ही ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, तो श्वसन के समय ली गई ऑक्सीजन, तो श्वसन करते हैं हम, श्वसन के समय जो श्वसन लेते हैं तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, तो ली गई ऑक्सीजन है उसकी सहायता से भोजन का ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन की सहायता से ही भोजन का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण व साथ में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो भोजन का ऑक्सीकरण और ऊर्जा का निर्माण साथ में ही होता है। कब होता है, जब हम श्वसन के रूप में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो अगला देखते हैं
अगला चरण है हमारा कि इन अभिक्रियाओं में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में CO2 व श्वसन होता है जिन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो श्वसन करने के बाद में जो अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे अभिक्रिया संपन्न होने के बाद हमारे जो शरीर है उसमें श्वसन के दौरान रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है। ठीक है, उन अभिक्रियाओं के दौरान जो अपशिष्ट बचेगा तो उसे वो किस रूप में बाहर निकलता है, वो अपशिष्ट पदार्थ है वो CO2 छोड़ते हैं हम तो CO2 के रूप में वह H2O के रूप में H2O का निष्कासन करता है। ठीक है, उसको बाहर निकाल देता है। अब CO2 के रूप में तो आप समझ गए होंगे, लेकिन H2O के रूप में अब आप समझेंगे जल के रूप में कैसे निकलता है। तो जैसे कि गर्मियों में पसीना आता है। ठीक है, पसीना क्या होता है, एक जल का होता है। जो जल कैसा होता है उसमें दूषित, आप जानते हैं पसीने में थोड़ी बहुत बदबू आती है। ठीक है, तो पसीने में जो बदबू आती है वो पसीना कैसा होता है, अपशिष्ट होता है, वो बाहर निकाल दिया जाता है त्वचा के द्वारा। तो वो अपशिष्ट होता है, इस कारण उसमें बदबू आती है। तो CO2 तो निकाल देते हैं, लेकिन H2O जो जल है वो किस प्रकार निकाले, तो वो हमारे त्वचा के द्वारा निकाल दिया जाता है, निष्कासन कर दिया जाता है। कहाँ कर दिया जाता है, बाहर उसका निष्कासन कर दिया जाता है। उसको अभिक्रिया संपन्न होने के बाद उसको बाहर निकाल दिया जाता है। स्टूडेंट्स देखते हैं कि श्वसन है उसके प्रकार कितने होते हैं, श्वसन कितने प्रकार से कर सकते हैं, या श्वसन कितने प्रकार से किया जाता है मनुष्य और जानवरों के द्वारा। तो देखते हैं श्वसन के प्रकार। तो श्वसन के प्रकार में सबसे पहला हमारा वायवीय श्वसन पिछले पेज पर भी बताया था, जो मनुष्यों में होता है या वगैरह में। ठीक है, श्वसन वायवीय श्वसन क्या होता है, जो वायु में होता है। ठीक है, वायु में कैसे होता है, जिसमें इसकी डेफिनेशन से हम समझते हैं इसको अच्छी तरह से। जिसमें श्वसन के रूप में O2 का उपयोग किया जाता है। श्वसन के रूप में किस चीज का उपयोग किया जाता है, O2 करता है ऑक्सीजन का उपयोग। जिसमें श्वसन का उपयोग O2 के रूप में किया जाता है वो वायवीय श्वसन कहलाते हैं। ठीक है, तो आप कैसे पहचानोगे कि इसमें वायवीय श्वसन है या अवायवीय श्वसन है, तो कैसे पहचानेंगे कि जिसमें O2 का उपयोग किया जाए, जिस जीव के द्वारा श्वसन के रूप में O2 का उपयोग किया जाए वो वायवीय श्वसन कहलाता है। दिमाग में बिठा लेने ये चीज। ठीक है, ध्यान से समझोगे सब समझ में आएगा। ठीक है, तो रूप में O2 का उपयोग किया जाता है, वायवीय श्वसन कहलाता है। ठीक है, O2 का उपयोग जिसके रूप में किया जाएगा, जहां भी किया जाएगा, जिस भी जीव के द्वारा किया जाएगा वो वायवीय श्वसन कहलाएगा वहां पर। तो इस श्वसन में ऑक्सीजन से ग्लूकोज का CO2 व H2O के रूप में पूर्णतः विघटन हो जाता है। ठीक है, तो इस श्वसन जो वायवीय श्वसन है इसके द्वारा जो ऑक्सीजन का श्वसन किया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन को श्वसन के रूप में लिया जाता है। तो इससे क्या होता है, ग्लूकोज है वो पूर्ण तरह किस में विघटित हो जाता है, CO2 और H2O में विघटित हो जाता है। तो CO2 तो हम छोड़ देते हैं और जो H2O होता है वो पसीने के रूप में बाहर निकल जाता है, अपशिष्ट पदार्थ है वो। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ विखंडित होकर यहाँ पर बाहर निकल जाते हैं। तो किन किन में पाया जाता है, उदाहरण के रूप में कुत्ते में, बिल्ली में, गधे में, मनुष्य में, भैंस में, गाय में। ठीक है, आप सब जानते हैं कि वायवीय श्वसन वायु ऑक्सीजन किस जीव के द्वारा श्वसन के रूप में ली जाती है। तो दूसरा है हमारा अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, पहले नंबर पर अवायवीय श्वसन, दूसरे नंबर पर अवायवीय श्वसन। तो जिस श्वसन की प्रक्रिया में O2 का उपयोग नहीं होता है, जो O2 का उपयोग नहीं करते हैं जो जीव या फिर कुछ भी है, जो सूक्ष्म जीव कुछ भी जो O2 का उपयोग नहीं करते वो अवायवीय श्वसन, उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। जो O2 का उपयोग करेंगे वो वायवीय श्वसन कहलाएगा, वहां पर जो O2 का उपयोग नहीं करेंगे वहां पर अवायवीय श्वसन कहलाएगा। तो अवायवीय श्वसन के उदाहरण देखते हैं कि कौन कौन अवायवीय श्वसन करते हैं या ऑक्सीजन का उपयोग वायु के श्वसन के रूप में नहीं करते हैं। तो सूक्ष्म जीव है वो O2 का उपयोग नहीं करते हैं श्वसन के रूप में। ठीक है, कवक भी नहीं करते हैं, बैक्टीरिया भी नहीं करते हैं, यीस्ट भी नहीं करते, गोलकृमि भी नहीं करते, श्वसन के रूप में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करते हैं ये। और बहुकोशिकीय जीव है ये भी ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के रूप में नहीं करते, इसलिए ये अवायवीय श्वसन इनमें पाया जाता है। और मनुष्यों में, गधे में, कुत्ते में, बिल्ली में, भैंस में, गाय में, गधे में, इन सब में वायवीय श्वसन पाया जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं श्वसन के रूप में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने श्वसन के प्रकार देख लिए, तो इसके बाद में देखते हैं मानव श्वसन अंग।
या कि मानव के जो श्वसन करने के लिए श्वसन की प्रक्रिया में कौन कौन से अंग काम आते हैं, उन अंगों के बारे में चलिए देखते हैं। ठीक है, तो देखिए मानव श्वसन तंत्र है, उसको हम समझते हैं। तो मानव श्वसन में काम आने वाले श्वसन अंग निम्न है। कौन कौन से श्वसन अंग मानव में श्वसन के लिए काम आते हैं, उनके बारे में जानते हैं डिटेल से। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से है। पहला है नाक। ठीक है, आप सब जानते होंगे, मैं बताता भी जाऊंगा साथ में। नासाद्वार नाक के थोड़े से आगे होता है, यहाँ पर होता है नासाद्वार। ये नाक है तो नाक से थोड़ा सा आगे जाके होता है नासाद्वार। ठीक है, तो श्वास नली, फिर यहाँ से जाकर श्वास नली यहाँ तक पहुँच जाता है, तो श्वास नली तो कंठ से थोड़ा ऊपर यहाँ पर श्वास नली होती है। ठीक है, श्वास नली ये यहाँ से कंठ से होते हुए जाती है। ठीक है, यहाँ तक होती है श्वास नली। ठीक है, फिर श्वास नली के बाद में फेफड़े आ जाते हैं। तो फेफड़े के बाद में फेफड़ों के नीचे जो पाया जाता है डायाफ्राम। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ, डायाफ्राम। तो ये श्वसन तंत्र के अंग है, ये श्वसन के लिए मानव में काम आते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, एक एक के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो मानव श्वसन तंत्र की क्रियाविधि। तो मानव श्वसन करता है तो क्या क्रियाविधि अंदर होती है, क्या नहीं होती है, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, मनुष्य अपने शरीर में नाक द्वारा वायु को अंदर लेता है। तो क्या करते हैं, सर्वप्रथम मनुष्य क्या करता है, तो नाक के द्वारा श्वसन को अंदर ले लेता है। ठीक है, ले लिया। ठीक है, फिर क्या होता है कि नाक के अंदर पाए जाने वाले महीन बाल व श्लेष्मा नाक में अशुद्धियों को अंदर जाने से रोकती है। जो नाक के अंदर आपको पता हो तो महीन बाल व श्लेष्मा से चिपचिपा पदार्थ सब पाया जाता है। ठीक है, तो उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है कि शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि मिट्टी, धूल व अशुद्धियों को जाने से रोकना। तो अशुद्धियों को जाने से रोकती है। जैसे कौन कौन से अशुद्धियों, जैसे परागकण, धूल, मिट्टी धूल, परागकण या फिर राख वगैरह, जैसे इन सब को अंदर जाने से रोकती है। ठीक है, तो मनुष्य श्वसन के रूप में ऑक्सीजन लेता है। ठीक है, और ऑक्सीजन खुली होती है। ठीक है, वातावरण में ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ साथ, ऑक्सीजन शुद्ध रूप में थोड़ी है, ऑक्सीजन के साथ साथ वायु में महीन कण, मिट्टी, धूल के कण भी उड़ते रहते हैं। ठीक है, तो जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ हमारे नाक वगैरह के अंदर भी जो क्या होते हैं, ये नाक वगैरह के अंदर चले जाते हैं मिट्टी, धूल के कण। ठीक है, तो इनको जाने से रोकने के लिए नाक के अंदर महीन बाल व श्लेष्मा पाई जाती है। ठीक है, बाल के अड़ेंगे, जब मिट्टी धूल के कण जब बाल के अड़ेंगे तो वो वहीं पर रुक जाएंगे। ठीक है, और जैसे श्लेष्मा है वहां पर भी चिपक जाएंगे। ठीक है, तो हमें छींक आती है। ठीक है, छींकते हैं हम, तो जब छींकते हैं तो उसके साथ जो मिट्टी धूल के कण गए थे, वो मिट्टी धूल के कण क्या है, छींक के साथ बाहर वापस निकल जाते हैं। इस प्रकार प्रक्रिया होती है। आप सब जानते होंगे कि कुछ लोगों को मिट्टी धूल की एलर्जी होती है, या फिर कुछ ज़्यादा मिट्टी धूल से कुछ दूर ही रहते हैं, तो उनके क्या होता है कि जैसे ही मिट्टी धूल उड़ेगी या फिर उनके नाक में जैसे जाएगी, उनको छींक आना शुरू हो जाएगी। तो अर्थात जो तंत्रिका तंत्र है वो प्रक्रिया शुरू कर देता है, वो समझ जाता है कि अपशिष्ट यानी कि मिट्टी धूल के कण या फिर दूषित वायु जा रही है अंदर, इसलिए क्या है, छींक आनी शुरू हो जाती है, जिससे कि वो नहीं जा पाती है। ठीक है, वापस डायरेक्ट बाहर निकलती रहती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि नाक से अंदर आ चुकी वायु ग्रसनी व कंठ से श्वास नली में चली जाती है। जो नाक से होते हुए नासक द्वार तक चली गई वायु, तो नाक द्वार से होते हुए कंठ और ग्रसनी से होते हुए कहाँ पर चली जाती है, वो श्वास नली में चली जाती है। श्वास नली में है अब वायु। ठीक है, हमने जो वायु ली थी वो श्वास नली में। अब श्वास नली से आगे क्या होता है, ग्रसनी श्वसन व पाचन तंत्र के लिए समान मार्ग है। जो ग्रसनी पाई जाती है हमारी, वो श्वसन के लिए भी और पाचन के लिए भी समान अंग है। ग्रसनी में हमारे जो हम श्वसन करते हैं वो भी और पाचन करते हैं वो भी श्वसन ग्रसनी में होके ही जाता है। ठीक है, तो आपने कहा कि खाते वक्त कुछ बड़े बुजुर्ग या फिर अब बोलते हैं कि खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए, वो यही कारण होता है क्योंकि खाते हैं तब खाते वक्त भोजन निगलते हैं,
तो क्या होता है कि बोलते हैं तो बोलने में जैसे सांस लेते हैं, जैसे बोलते हैं तब सांस वगैरह लेते हैं, तो क्या होता है कि हमारे यहाँ पर ग्रसनी में घाटी ढक्कन पाया जाता है। ठीक है, वो घाटी ढक्कन एक बार में एक ही चीज को जाने से रोकता है। ठीक है, एक चीज को एक बार में प्रवेश करने देता है, या तो आप सांस को प्रवेश कर लीजिए, सांस प्रवेश हो जाएगी, या तो फिर बंद होकर दूसरी तरफ भोजन को प्रवेश करा देता है। जैसे कि हम खाना खाते हैं तब सांस भी लेनी पड़ती है और खाना भी खाते हैं, तो दोनों का संतुलन बिगड़ने से क्या होता है, हमारे जो खाना है वो फंस जाता है घाटी ढक्कन में, जिससे कि उल्टी वगैरह के चांसेस हो जाते हैं। इस कारण से बोलते हैं कि खाना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए, या फिर बोलते हैं तो बिल्कुल धीरे बोलना चाहिए, या फिर नहीं बोलना चाहिए। खाना खाते वक्त बोलना ही नहीं चाहिए। घाटी ढक्कन होता है हमारे ग्रसनी में। ठीक है, वो एक बार में एक ही चीज़ को प्रवेश करने देता है। और ऐसा तो है नहीं कि जैसे कि हम बोल रहे हैं तो खाना खाते वक्त तो हम सांस लेना ही छोड़ दे। सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन सांस लेना कुछ समय के लिए भी नहीं छोड़ सकते। भोजन को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं हम, 1-2 दिनों तक हो सकता है भोजन नहीं खाए, लेकिन आप कभी रह सकते हो क्या कि 2-3 घंटे तक आप बिना सांस के रहोगे? आपका हो जाएगा कल्याण। अगर बिना सांस के रहोगे तो 2-3 घंटे तक, या फिर थोड़ी देर में ही पता लग जाएगा। नाक से अंदर आ चुकी है वायु, वो ग्रसनी और कंठ से होते हुए कहाँ पर पहुंच गई? श्वास नली पहुंच गई। ठीक है, श्वास नली में पहुंच गई। अब आगे कहाँ जाती है तो देखो, कंठ या स्वर यंत्र श्वास नली के ऊपर व ग्रसनिका के सामने एक नली रूप में होता है। ये कंठ होता है, वो स्वर यंत्र, स्वर रज्जु या स्वर यंत्र के द्वारा ही हमारी आवाज बाहर निकलती है। आप सब जानते हो, नहीं जानते हो तो अब जान गए, स्वर यंत्र के द्वारा ही बाहर निकलती है। कंठ में पाया जाता है स्वर यंत्र। ठीक है, स्वर यंत्र है श्वास नली के ऊपर व ग्रसिका के सामने उपस्थित होता है। स्वर यंत्र है वो श्वास नली के तो ऊपर, यहाँ पर श्वास नली इसके ऊपर, और श्वास नली के ऊपर व ग्रसिका के सामने, ग्रसिका के सामने इधर को यहाँ पर पाई जाती है ग्रसिका। ग्रसिका के मेन सामने ये है कंठ या स्वर यंत्र। स्वर यंत्र या स्वर रज्जु भी बोलते हैं इसे। इसके सामने एक नली के रूप में होता है। ठीक है, एक नली के रूप में होता है कंठ या स्वर यंत्र। ठीक है, जिसकी लंबाई, ठीक है, मैंने अलग ही हाईलाइट करके लिखा है। जो स्वर यंत्र है उसकी लंबाई कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। एक नंबर में पूछा जा सकता है कि कंठ स्वर यंत्र की लंबाई कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अगले पेज। तो स्टूडेंट्स, चल रही है हमारी श्वसन तंत्र की कार्य प्रणाली है। श्वसन तंत्र किस प्रकार कार्य करता है, श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग काम आए जाते हैं, उनके बारे में। ठीक है, तो देखते हैं उसके बारे में आगे। तो श्वास नली पर सियाकार के छल्ले उपस्थित होते हैं जो श्वसन नली को पिचकने से रोकते हैं। आप सभी ने ये तो सुना होगा कि इस व्यक्ति के छल्ले डले हुए हैं, या फिर वो कैसे होता है? वो क्या होता है कि जब व्यक्ति श्वास लेता है तो उसका ब्लड क्या होता है? गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, या सर्दी के कारण या कुछ भी कारण ब्लड क्या होता है? गाढ़ा हो जाता है। तो गाढ़ा होने से क्या होता है, उसकी जो भी श्वास नलिका होती है, जो वो श्वास नलिका क्या होती है? पिचक जाती है। ठीक है, तो पिचक जाने से श्वास नलिकाओं में होकर रक्त वाहिनियों में भी होकर क्या होता है? रक्त का स्त्राव होता है। तो रक्त का स्त्राव होता है तो क्या वहाँ से पिचक जाती है, तो श्वसन का और रक्त का दोनों का स्त्राव क्या होता है, या फिर दोनों का संवहन क्या होता है? बंद हो जाता है, जिससे क्या होता है? व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है, और क्या होता है? उससे अटैक भी कहते हैं, हार्ट अटैक। ठीक है, तो क्या होता है? उसका समाधान करने के लिए, कहीं से अगर नली पिचक जाए तो उसका समाधान करने के लिए क्या करते हैं? तो क्या करते हैं कि वहाँ पर क्या करते हैं? सियाकार के छल्ले लगा देते हैं। ठीक है, वैसे ही इसमें भी पाया जाता है, श्वास नली में सियाकार छल्ले वैसे भी उपस्थित होते हैं, बाहर की तरफ लगे होते हैं। ठीक है, जैसे ये श्वास नली है तो श्वास नली में ऐसे ऐसे सियाकार के ऐसे ऐसे छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, आपने चित्र में भी देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो आप देख लेना। तो छल्ले पाए जाते हैं, वो क्या काम करते हैं? श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। ठीक है, श्वास नली में उपस्थित होते हैं जो श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। श्वास नली से होकर वायु श्वसनी से होते हुए फुफ्फुस में जाती है। श्वास नली से होते हुए वायु श्वसनी में जाती है, और श्वसनी से होते हुए कहाँ पर चली जाती है? फेफड़ों में। अब फेफड़ों में जाने से पहले भी कुछ और भी चीज़ें आती हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो फेफड़ों में जाने से पहले क्या होता है कि श्वास नली आगे जाकर 2 श्वसनिकाओं में विभक्त हो जाती है। श्वास नली क्या होती है? जैसे ये श्वास नली है, तो यहाँ पर आगे जाके 2 श्वसनिकाओं में विभक्त हो जाती है। ठीक है, ऐसे 2 श्वसनिकाओं में विभक्त हो जाती है। ठीक है,
तो ये 2 श्वसनिकाओं में विभक्त हो जाती है। सब श्वसनिकाएं आगे जाकर छोटी छोटी श्वसनिकाओं में भी बट जाती है। ठीक, ये श्वसनिकाएं हैं वे भी आगे जाकर क्या होती है, छोटी छोटी श्वसनिकाओं में विभक्त हो जाती है। ठीक है, ऐसा ही होता है फुफ्फुस का, ये डायग्राम भी ऐसा ही होता है। ठीक है, आप देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे छोटी छोटी श्वसनिकाओं में ये भी बट जाती है। ठीक है, फिर क्या होता है, तो अंत में वायु श्वसनिकाओं से कूपिकाओं के मुंह पर पहुंच जाती है। कूपिकाओं की गुब्बारे जैसी संरचना होती है, जैसे ये चली जाती है, तो ये क्या है, ये तो है श्वसनी, और यह इनके जो मुख है क्या है, ये कूपिकाएं, ये कूपिकाएं होती हैं। ठीक है, ये कूपिकाओं में पहुंच जाती है। ये वायु यहाँ से होते हुए कहाँ पर पहुंच गई, कूपिकाओं तक पहुंच गई। फिर क्या होता है, कूपिकाओं में पहुंच जाती है तो कूपिका के गुब्बारे जैसी संरचना होती है। कूपिका की संरचना कैसी होती है, गुब्बारे जैसी, थोड़ी फूली हुई संरचना होती है। कूपिकाओं की सतह से गैसों का विनिमय होता है, यहीं से गैसों का विनिमय होता है, यहीं से गैस इसमें से ही जाती है और इसमें ही होकर बाहर निकलती है। ठीक है, गैसों का भी विनिमय यहीं से होता है, कूपिकाओं सतह से गैसों का विनिमय होता है। ठीक है, और कूपिकाओं की भित्ति से रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जाल होता है। जो कूपिकाएं होती है इनमें क्या होता है, रुधिर वाहिकाएं होती है, बहुत अधिक रुधिर वाहिकाएं पाई जाती है। इनमें विस्तृत जाल होता है या अत्यधिक रुधिर वाहिकाएं भी पाई जाती है। इनमें क्या होता है, रुधिर बहता रहता है। एक सामान्य फुफ्फुस में 300 मिलियन यानी 30 करोड़ कूपिकाएं होती है। एक फुफ्फुस है, इसमें ऐसे हम बता रहे हैं, वो तो आपको ऐसे 2-4 बनाकर, लेकिन एक फुफ्फुस है, ये एक फुफ्फुस है। इस एक फुफ्फुस या फिर एक फेफड़े में 300 मिलियन का होता है 30 करोड़ ऐसी कूपिकाएं पाई जाती है। ठीक है, 30 करोड़, बहुत अधिक संख्या में 30 करोड़ पाई जाती है। ठीक है, श्वास लेते समय हमारी पसलियां ऊपर उठती हैं, जैसे कि अब श्वास नहीं ली मैंने। ठीक है, तो जैसे ही श्वास लूंगा मैं, तो हमारी यहाँ पर जो पसलियां होती है वो क्या होता है, ऊपर उठती हैं। यही कह रहे हैं, अभी ऊपर पसलियां उठती हैं और डायाफ्राम है चपटा हो जाता है। जैसे ही हम श्वास लेते हैं तो पसलियां तो ऊपर आ जाती हैं, और डायाफ्राम कैसे होता है, ऐसे चपटा हो जाता है, और जैसे पिचकता है तो ऐसे फैल जाता है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर डायाफ्राम होता है तो ये फूलेंगे, तो डायाफ्राम ऐसे दब जाएगा, इधर से ये फूल जाएगा तो ऐसे मोटा हो जाएगा, यहाँ से ये मोटा हो जाएगा तो डायाफ्राम चपटा हो जाएगा। इस प्रकार ने जैसे ही ये उधर होगा, पिचकेगा, तो डायाफ्राम भी ऐसे फैल जाएगा ऐसे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको? नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके पूछ लेना या फिर वापस देख लेना। ठीक है, पसलियां ऊपर उठती हैं और डायाफ्राम चपटा हो जाता है। डायाफ्राम चपटा हो जाता है जिससे वक्ष गुहा बड़ी हो जाती है। डायाफ्राम चपटा हो जाता है तो ये वक्ष गुहा या छाती कहते हैं, जिसे ये फूल जाते हैं, तब डायाफ्राम चपटा हो जाता है तो ये फूल जाते हैं। ठीक है, तो इन कारण वायु फेफड़ों में चूस ली जाती है। डायाफ्राम चपटा होने से तो क्या होता है, इसको फिर वायु की जरूरत होती है, तो ये क्या करता है, यहाँ से वायु आती है तो यहाँ पर वायु को चूस लेता है, जिससे वायु बाहर से अंदर की ओर इनमें आ जाती है, ये फूल जाते हैं, ये डायाफ्राम क्या होता है, चपटा हो जाता है। ठीक है, जिस और विस्तृत कूपिकाओं में भर जाते हैं। फिर क्या होता है, श्वसन जो वायु है वो चूसने के बाद में इन कूपिकाओं में वायु क्या होती है, भर जाती है, और जो है वक्ष है जो फूल जाती है। ठीक है, इस प्रकार से श्वसन लिया जाता है। ठीक है, और आगे तो इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, अब कूपिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन श्वसन वर्णक के साथ जुड़ जाती है। जो कूपिकाओं में जो ऑक्सीजन उपस्थित होता है वो श्वसन वर्णक के साथ जुड़ जाता है। सांस के द्वारा हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो कूपिकाओं तक जो ऑक्सीजन उपस्थित होती है वो ऑक्सीजन है वो श्वसन वर्णक के साथ जुड़ जाता है। श्वसन वर्णक अर्थात जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को सभी भागों तक पहुंचाता है, श्वसन वर्णक उसे कहते हैं। ठीक है, उसके साथ जुड़ जाता है। अगर आपको श्वसन वर्णक का नाम पता है तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो बताऊंगा ही, मेरा काम तो है बताना। ठीक है, तो आगे देखिए, श्वसन वर्णक के साथ जुड़ जाती है और रुधिर के साथ सभी अंगों तक पहुंच जाती है। रुधिर के साथ साथ सभी अंगों तक जो ऑक्सीजन है वो पहुंच जाती है। ठीक है, आप सोचते होंगे कि हम जो श्वसन लेते हैं
वो श्वसन नाक से होके लेते हैं और फेफड़ों तक जाती है और फेफड़ों से होकर वापस चली जाती है। ऐसा नहीं होता है। पूरी प्रोसेस क्या होती है, नाक से होके श्वसन लेते हैं, श्वसन जो श्वसन द्वार हैं ये नासिका वगैरह से, ग्रसनी, इनसे होके जाती है फेफड़ों में, और फेफड़ों से जो रक्त है उसके साथ मैंने बताया था आपको कि जो श्वसनिकाएं हैं, जो कूपिकाएं हैं, उनमें रक्त की मात्रा बहुत अधिक होती है। ठीक है, उन कूपिकाओं का जो रक्त है वो रक्त क्या करता है, जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेता है और सभी भागों तक, शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है, और जो शरीर के सभी अंगों तक जो CO2 गैस होती है उसको ला करके और फेफड़ों में विसर्जित कर देता है, और फिर उस CO2 गैस को हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जुड़ जाती है और रुधिर के साथ सभी अंगों तक पहुंच जाती है। ठीक है, साथ में विभिन्न भागों से CO2 गैस लाकर कूपिकाओं में विसर्जित कर दी जाती है। ठीक है, मैंने अभी बताया तो वही बात है, तो ऑक्सीजन को पहुंचा देता है और वहां से क्या करता है, वहां से CO2 गैस को ले आता है और जो फेफड़े हैं, फेफड़ों कूपिकाओं में विसर्जित कर देता है, या कूपिकाएं विसर्जित कर देती है। उसे CO2 को, उसे कैसे CO2 को वहां से लाकर उसमें विसर्जित कर देती है। श्वसनी श्वास नली से होते हुए नासा द्वार से बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, तो श्वास जो CO2 गैस को लाकर फेफड़ों में छोड़ दी है किसने, कूपिकाओं ने, कूपिकाओं में किसने, जो रक्त है उसने सभी भागों से जो CO2 गैस को लाकर जो फेफड़ों में छोड़ दी है, तो वो क्या करती है, वो श्वसनिकाओं से नासा द्वार से होते हुए बाहर निकाल दी जाती है। जैसे कि अब मैंने श्वास लिया तो सांस अंदर फेफड़ों तक चला गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब मैं सांस छोड़ूंगा, तो सांस छोड़ूंगा तो वो कौन सी सांस होगी, CO2 गैस होगी, जो कि फेफड़ों से होते हुए, नासिका द्वार से होते हुए बाहर निकाल दी जाएगी। ठीक है, बाहर निकाल दी जाती है। मानव शरीर में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है। ठीक है, मैंने अभी आपसे क्वेश्चन किया था कि श्वसन वर्णक का नाम, तो श्वसन वर्णक का नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। मानव शरीर में है हीमोग्लोबिन, और सभी जीवों में अलग अलग होता है, सिर्फ मानव की बात चल रही है तो मानव में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन है, यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है हीमोग्लोबिन। तो अर्थात आपने समझोगा कि रक्त का रंग किसके कारण लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। और जिन जंतुओं में या कुछ में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है उनका रंग लाल रंग का नहीं होता, उनका रक्त लाल रंग का नहीं होता है। ठीक है, CO2 जल में अधिक विलय होती है, CO2 गैस वो जल में अधिक विलय होती है, इसलिए इसका परिवहन हमारे शरीर में विलय अवस्था में होता है। ठीक है, इसलिए इसका परिवहन विलय अवस्था में होता है। तो ज़्यादातर क्या होता है, हमारे विलय अवस्था में पसीने के द्वारा जल के साथ विलय अवस्था में ये बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, यदि कूपिकाओं की सतह की फैला दिया जाए, कूपिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो ये लगभग 80 मीटर स्क्वायर क्षेत्र ढक लेती है। यदि कूपिकाओं की सतह को हम फैला देंगे या फिर निष्क्रिय होकर फैला देंगे तो वो क्या करते हैं, 80 मीटर स्क्वायर क्षेत्र को क्या करती है, ढक लेती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, और अभी तक यार आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यार क्या करें, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ऑल नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करो, जिससे और भी आने वाली वीडियो की अपडेट है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, ये हमारा लेसन नंबर 6 जैव प्रक्रम का लेक्चर नंबर 6 है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो यार लेक्चर नंबर 7 कैसे करोगे, कैसे ढूंढ पाओगे, और नाम भूल गए तो। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो क्या नोटिफिकेशन के द्वारा आपको अगली वीडियो मिल जाएगी और आप उसे आसानी से देख सकते हो। तो प्लीज़ यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार। ठीक है, तो आज की क्लास में होगा इतना ही। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। अगली क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला, मानव में तो श्वसन पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम अगली क्लास में, हमारा टॉपिक होगा पादपों में संवहन। ठीक है, इससे पहले मैं क्या बताऊंगा, अगली क्लास में स्टार्टिंग में क्या बताऊंगा, मैं मानव श्वसन तंत्र का डायग्राम बनाकर बताऊंगा। अगली क्लास को बिल्कुल मिस मत कर देना। जो आपने आज पूरी क्लास में जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन आपको सिर्फ और सिर्फ अगली क्लास के 5 मिनट में करवा दिया जाएगा चित्र के द्वारा। ठीक है, तो अगली क्लास को मिस मत कर देना, अगली क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।